बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है ब्लड प्रेशर क्या है, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और क्या कोई और अल्टरनेटिव मेथड भी हैं कि जिनके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यकीनन मैं इस पर बात शुरू करता हूं। तो ब्लड प्रेशर क्या है? देखिए, जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, तो इसमें दो लफ्ज़ हैं, ब्लड और प्रेशर। ब्लड से आप सभी वाकिफ़ हैं, हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी लिक्विड है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है और ये पूरे जिस्म के एक एक सेल तक ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड लेकर पहुंचता है। हमारे जिस्म को जहां जहां जिस जिस सेल को ऑक्सीजन की और डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल की ज़रूरत होती है, तो खून के ज़रिए ये चीज़ें वहां पहुंचती हैं और वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसकी एक्सक्रीशन की जिम्मेदारी भी जो है वो ब्लड पर ही होती है। तो ब्लड हमारी बॉडी का लिक्विड है, बेसिक लिक्विड है। और प्रेशर का मतलब यह है कि वॉल्स के ऊपर किसी भी चीज़ का जो एक दबाव होता है, एक ताकत होती है, एक कुव्वत होती है, एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लग रही होती है, हम उसे प्रेशर कहते हैं। अब अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेट कहाँ करता है, मूव कहाँ करता है, उसका पैसेज क्या है, उसका वे क्या है? जाहिर सी बात है कि ब्लड वेसल्स के ज़रिए ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ब्लड वेसल के ऊपर जो दबाव पड़ता है ब्लड का, उसी का नाम ब्लड प्रेशर रखा जाता है। और स्पेशली आर्टीरियल जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर नाम देते हैं। अब मैंने यह लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया आर्टीरियल, आर्टरीज। तो ब्लड से रिलेटेड दो किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें से एक वेसल वो है जो हार्ट की तरफ आ रही होती हैं और दूसरी वो है जो हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही होती हैं। जो हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही होती हैं हम उन्हें आर्टरीज का नाम देते हैं और जो हार्ट की तरफ आ रही होती हैं उन्हें हम वेन्स का नाम देते हैं। अब हार्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। हार्ट आपको पता ही है कि हमारे जिस्म का वो ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे महीने से स्टार्ट करता है अपने फंक्शन को ब्लिंक की शक्ल में। वहाँ से इसकी ब्लिंकिंग शुरू होती है और फिर जब तक ये ब्लिंकिंग या इसकी मूवमेंट होती रहती है तो हम भी हैं, और जब इसकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसी शख्स को, जो पहले कुछ और होता है, नाम दे दिया जाता है डेड बॉडी का। तो हार्ट की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं। और हार्ट के मसल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यदि ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एक दफ़ा इन्होंने जब मूवमेंट शुरू कर दी है तो अब जब तक हम जिंदा हैं ये मूवमेंट करते रहेंगे। लेकिन अगर इनको किसी भी वजह से डैमेजिंग पहुंच गई तो हार्ट के मसल्स की डैमेजिंग कवर करना एब्सोल्युटली नामुमकिन होकर रह जाता है। अब हार्ट जो है उसके फंक्शन को देखें तो आपको पता ही है कि उसके चैम्बर्स या तो कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सिकुड़ रहे होते हैं, और या फिर डायलेट हो रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं। हार्ट का यही काम है कि वो सिकुड़ता और फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायलेट होता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त ये ब्लड को बॉडी की तरफ थ्रो कर रहा होता है, बॉडी की तरफ फेंक रहा होता है, बॉडी की तरफ भेज रहा होता है। तो जब ये कंट्रैक्शन करता है, जब ये सिकुड़ता है, उस वक्त हार्ट का जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब जिन वेसल्स के जरिए जाता है उन वेसल्स का नाम हमने आर्टरी रखा है। तो अब आर्टरीज के ऊपर हार्ट एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, वही हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब हार्ट जो है सिकुड़ने के साथ साथ फैलता भी है, डायलेट भी होता है।
जब ये डायलेट होता है तो उस वक्त क्या कर रहा होता है, पूरे जिस्म का ब्लड जो है रिसीव कर रहा होता है। हम इससे ये कह सकते हैं कि ब्लड खुल रहा है, हार्ट जो है वो खुल रहा है, या हार्ट जो है वो फैल रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि हार्ट एक हद तक रेस्टिंग फेज में आ रहा है और अब बाहर से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आ रहा है। तो जब ये रेस्टिंग फेज में आता है तब भी एक ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त भी हम एक प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। तो इस लिहाज से प्रेशर फिर हमारे पास दो तरह के हो गए। एक वो प्रेशर जब हार्ट जो है वो सिकुड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और प्रेशर डेवलप हुआ है, उस प्रेशर को नाम देते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट जो है वो डायलेट हो रहा होता है, रेस्टिंग फेज की तरफ आ रहा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, इसका एक एवरेज बनाया गया है, और वो ये है कि 120 से 80 तक ये एक एवरेज और नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझा जाता है, और नाम दिया जाता है ये यंगस्टर का जो है वो ब्लड प्रेशर है। तो यंगस्टर, अब ये जो 120/80 है ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 120 से बढ़ जाता है और 140 से नीचे रहता है, यदि 139 हो जाता है, 120 से 139 पे अगर ब्लड प्रेशर जाता है तो हम इसे नाम देते हैं प्री हाइपरटेंशन। ये प्री हाइपरटेंशन जो है, यानी कि अब पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है, गया नहीं है। इसको आप हाइपरटेंशन नाम नहीं देंगे, प्री हाइपरटेंशन है कि अब ये पेशेंट हाइपरटेंशन की तरफ जा सकता है, यानी इस पर वो क्योर्स या वो बॉन्डिंग्स जो है वो लग गई हैं कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को एहतियात करनी चाहिए। अब यहाँ वो कॉन्शियस हो जाए कि ब्लड प्रेशर की तरफ वो बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर जो है प्री हाइपरटेंशन भी होती है, यानी कि ये। और इसी तरीके से प्री हाइपरटेंशन भी होता है। हाइपोटेंशन ये होता है कि एवरेज समझा गया है आपका 80, डायस्टोलिक 80, लेकिन अगर 80 से 79 तक जाता है तो ये भी एवरेज नॉर्मल समझा जाएगा, और इसी तरीके से 80 से उधर 89 पे जाता है तो ये एवरेज नॉर्मल समझा जाएगा। लेकिन अगर इनसे वेरिएट हो जाएगा, एक स्टेप भी आगे बढ़ जाएगा, तो अब आप कॉन्शियस हो जाइए कि आप पेशेंट जो हैं वो बन गए। जब ये प्री होता है तो उस वक्त इसकी साइन एंड सिम्टम्स का प्रोड्यूस होना जरूरी नहीं होता। साइन एंड सिम्टम्स का प्रोड्यूस होना जरूरी नहीं होता, और इसके पीछे कोई पर्टिकुलर कॉज का होना भी जरूरी नहीं होता। हम एग्जैक्टली किसी कॉज को ये मेंशन नहीं कर सकते कि साहब इसकी वजह से जो है ये ब्लड प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है, या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या ब्लड प्रेशर की तरफ पेशेंट जो है वो जा रहा है। साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं मिलते, और इसी तरीके से पर्टिकुलर कोई कॉज देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो हाइपरटेंशन में चला जाता है तो अब कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाते हैं, अब पेचीदगियां आ जाती हैं, अब साइन एंड सिम्टम्स भी प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। तो जब साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं तो अब आपको डायग्नोज करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कॉज था। मिसाल के तौर पर एक बहुत आसान सा कॉज है, और वो है कोलेस्ट्रॉल। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर वक्त के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अगर हम सुबह शाम नली निहारी और मगज निहारी पर जोर दें, या चिकनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा दें, एनिमल फैट पर बहुत ज़्यादा जोर दें, और अब तो डिफरेंट नाम से आ गए हैं पिज़्ज़ा और इस टाइप के नाम, अगर इनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाएंगी। देखिए, पाइप में से अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और आप पाइप को थोड़ा नैरो करें तो प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी ये होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर अगर जो है कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ आप जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा तो ये समझा जाएगा कि आप कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करें, ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ ट्रेंड ये होता है
कि कोलेस्ट्रॉल की तरफ देखने के बजाय या जो और काज होते हैं उनको देखने के बजाय ब्लड प्रेशर के लिए ऐसी दवा दी जाती है कि जिससे यूरिनेशन जो है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो बॉडी के अंदर से जब लिक्विड थोड़ा कम हो जाएगा, यूरिन की शक्ल में बॉडी के अंदर से वाटर लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, तो खुद ब खुद जो है ब्लड प्रेशर भी जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप डाईयूट्रिक टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं और ज्यादा यूज करते हैं, तो आप खुद देखिए कि उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में किडनी के ऊपर लोड आ सकता है, आपकी किडनी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो किडनी अगर डिस्टर्ब हो गए तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जो है वो अपने साथ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है, और चूंकि ये अपने साथ कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है, इस वजह से इसे साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है, यदि ये अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो इसलिए इस पर एहतियात जरूरी है, इसको आपने ऑब्जर्व जरूर करना है और इसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। तो ट्रीटमेंट का अंदाज फिर वही बात आ जाती है कि आप अगर पर्टिकुलर कॉज मिल जाता है तो उस कॉज को रिमूव करेंगे तो परमानेंट रिमूव होगा। अदरवाइज आप वेसल्स को डायलेट करते हैं तो वेसल्स को डायलेट करने से भी ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, लेकिन ये सारा काम जो है वो टेम्परेरी होगा। और अगर आप डाईयूट्रिक मेडिसिन जो है वो यूज करते हैं तब भी ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, स्टमक की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। कहा जाता है ना कि साहब मैं तो बहुत गुस्से में था और गुस्सा मुझे इसलिए था कि मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। एक्चुअल ब्लड प्रेशर के शूट होने से गुस्सा नहीं आया था, बल्कि गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर शूट हो गया था। तो हमारे यहाँ उल्टा कहा जाता है, बाहर से रनिंग करता हुआ कोई शख्स आया, डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, फतवा जारी कर दिया कि जी आपको ब्लड प्रेशर है, कोई गुंजाइश नहीं है। ब्लड प्रेशर के लिए कंपलसरी है कि पेशेंट रिलैक्स हो, और स्पेशली आपके पास जब आया है तो कुछ देर वो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, और अगर पहली दफा उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपने कोई उस पर राय कायम नहीं करनी, बल्कि उसे मशवरा देना है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें कम से कम 1 हफ्ते तक, या कम से कम 3 दिन तो जरूर मॉनिटर करें। और तीनों दिन मॉनिटर करने से अब अगर ये मुसलसल बढ़ा हुआ आ रहा है तो यकीनन ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। लेकिन अगर ये इस वक्त बढ़ा हुआ है और बाद में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा के आ गए, ब्लड प्रेशर चेक कराया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर एक वक्त में चेक करने से जो फैसला होता है वो ज़रूरी नहीं होता। ब्लड प्रेशर की दूसरी जो कंडीशन होती है वो है लो ब्लड प्रेशर। एक है हाइपरटेंशन और एक है हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे नीचे गिर जाता है। 30/80 का था तो 120 से वो नीचे आ गया, 110 आ गया। 110 तक भी बहुत ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं होती, लेकिन उससे भी नीचे आ गया तो अब ये डेंजरस है। इसी तरीके से 80 से 70 तक आ गया तो मॉडरेट है, लेकिन उससे भी नीचे चला गया तो अब ये बहुत डेंजरस है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो ब्लड प्रेशर भी होता है और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, और दोनों में ट्रीटमेंट का अंदाज बदल जाता है। लो ब्लड प्रेशर के लिए कुछ और दवाएं और हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ और दवाएं। अगर हम दवाओं का लफ्ज आ गया, दवाओं की बात करें तो इमरजेंसी मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। देखिए, अगर तो ब्लड प्रेशर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की 2 सूरतें होंगी। 120/80 आपने नॉर्मल का, लेकिन वो 120 के बजाय उधर जो है वो 130 हो गया और इधर जो है 80 के बजाय 90 हो गया। तो बज़ाहिर ये नॉर्मल से बढ़ चुका है, लेकिन जो इंटरनल डिफरेंस है वो 40 का ही है, यानी दोनों के दरमियान 120 और 80 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 40 का है। तो अगर डिफरेंस यही रहता है, यानी डिफरेंस 40 ही रहता है,
तो ऐसी सूरत में आप जो दवा देंगे वो है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन ऐसे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी दवा जो है वो समझी जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो इसके मिलते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो 40 से इंक्रीज कर जाता है, डिफरेंस बढ़ जाता है, यानी उधर जो है 140 पे गया है तो इधर जो है वो 80-90 नहीं है बल्कि 80 की बजाय 70 हो गया, यानी डिफरेंस जो है वो बढ़ गया या 80 पे रुक गया। यानी डायस्टोलिक तो उतना ही है जितना नॉर्मल में होता है, लेकिन सिस्टोलिक बढ़ गया है। तो दोनों का अगर डिफरेंस जो है वो बड़ा हो गया, 40 से बड़ा हो गया है, तो आपकी बहुत अच्छी दवा जो है वो क्रेटेगस है। क्रेटेगस को आप मदर टिंचर में यूज करते हैं, जबकि ग्लूनाइन को पोटेंसी में यूज किया जाता है। अच्छा, क्रेटेगस और अच्छे रिजल्ट देती है ब्लड प्रेशर पे कि अगर आप इसके साथ 5% एकोनाइट क्यू मिला दें। क्रेटेगस में अगर आप जस्ट 5% एकोनाइट क्यू मिला के पेशेंट को देते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मेडिसिन की कि ब्लड प्रेशर की कॉमन मेडिसिन। तो हमारे यहाँ कॉमन मेडिसिन में जो बड़ा नाम आता है वो है रावोल्फिया। रावोल्फिया मदर टिंचर ब्लड प्रेशर के लिए कॉमन मेडिसिन है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रावोल्फिया दी जा सकती है और रावोल्फिया देने से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो 2-3 मेडिसिन मैंने हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से बताई। और अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर की 2 दवाएं बहुत शानदार हैं, जैसा चाहे रिजल्ट ले लें। उनमें से एक है कैम्फर क्यू। जैसा भी लो ब्लड प्रेशर हो, कैम्फर क्यू के चंद ड्रॉप्स आप उसे पिला दें। कोई चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, शुगर के ऊपर ड्रॉप करें। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो ये 2 काम हो जाएंगे। जो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है अमूमन उसकी शुगर भी डाउन होती है, तो आपने शुगर का काम भी ले लिया, प्लस उसके ऊपर आपने कैम्फर डाल दिया और आप उसे मुंह में डालें और उसके बाद उसे पूछें अब आपकी तबीयत कैसी है। देर से नहीं, इधर वो मुंह में रखे, उसका टेस्ट आना शुरू हो और आप पूछें और पेशेंट कहेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए कैम्फर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दवा है। लेकिन दूसरी भी जो दवा है वो भी बहुत बड़ी दवा है और वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज की पोटेंसी 30 भी यूज होती है, 200 भी यूज होती है। अगर पेशेंट इमरजेंसी में है, ब्लड प्रेशर बहुत डाउन किया हुआ है उसने, तो कार्बोवेज डायरेक्ट आप उसकी जुबान पे टपकाइए। जैसे ही कार्बोवेज उसके मुंह के अंदर जाएगी, पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आप सेकेंड टाइम उसे 1 से 2 मिनट बाद रिपीट कर दें। ये है इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन जहां होती है वहां आपका पहला जो फर्ज है वो ये है कि पेशेंट को आपने इमरजेंसी से निकालना है। अब आप यहाँ प्रोटोकॉल में नहीं पढ़ेंगे कि मेडिसिन का प्रोटोकॉल क्या है। आपसे गुजारिश सिर्फ ये होगी कि जिस वक्त कार्बोवेज की नीड आ गई है तो अगर पेशेंट का ड्रेस जो है वो टाइट है, ड्रेस लूज करवाइए। दूसरा काम ये कीजिए कि फैन अगर वहां के ऑफ है तो फैन चलवा दीजिए। तीसरा काम ये कीजिए कि वेंटिलेशन अगर बंद है, उसकी खिड़कियां दरवाजे बंद है, तो पहली फुर्सत में खिड़कियां दरवाजे चलवाइए, तो वो खोल दीजिए। और अगर एग्जॉस्ट भी मौजूद है तो एग्जॉस्ट भी ऑन कर दें। इस प्रोसीजर को करने का मकसद क्या है? सिंपल सी बात है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपने ये प्रोसीजर जो है वो किया है और इस सारी चीज़ों को मिलकर आप रैपिडली अपने रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं बात के साथ मज़ीद जो प्रेशर थेरापी है, क्या उसमें भी हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट मौजूद है? तो प्रेशर थेरापी में भी हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। अगर तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बहुत आसान पॉइंट, वो देखिए पीछे से इशारे भी शुरू हो गए। आपका एक पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट की तरफ इशारे हैं, कुछ और नहीं समझिएगा। प्रेशर पॉइंट के इशारे शुरू हो गए।
आप थंब को और फर्स्ट फिंगर को आपस में जब जोड़ लेते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा एक उठा हुआ गोश महसूस होता है, थोड़ा सा उभार महसूस होता है। ये जो आपका हिल स्टेशन है ना, बस इसको आपने सिंपल दूसरे थंब से पंपिंग करनी है। ये कर रहे हैं आप, सिर्फ पंपिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब आप ये पंपिंग करना शुरू करते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी से ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। और चूंकि आप ब्लड प्रेशर को डाउन कर रहे हैं तो आप पर एक पाबंदी ये है कि अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से या तो बिठा दीजिएगा, और बिठाइएगा भी स्टूल पर नहीं, डॉक्टर के स्टूल पर नहीं, बल्कि ऐसा कि जिसमें पीछे जो है वो सपोर्ट मौजूद हो। पूरी सपोर्ट के साथ जो है पेशेंट को बिठाइएगा, क्योंकि आप जब सडनली ब्लड प्रेशर डाउन करते हैं तो बाद औक़ात पेशेंट जो है वो गिर सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। तो आप पर ये एहतियात है। ये वाला पॉइंट इमरजेंसी पॉइंट ज़रूर है, लेकिन इतना इमरजेंसी नहीं करता कि पेशेंट गिर जाए, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। और इस प्रेशर पॉइंट की सपोर्ट के लिए आपके एल्बो क्रीज के ऊपर, ये जो आउटर साइड पे कॉर्नर के ऊपर जो प्रेशर पॉइंट है ये वाला, इसको आप पंपिंग कर दीजिए। ये दो प्रेशर पॉइंट आपको मिल गए आउटर साइड पे, इनर साइड पे नहीं, आउटर साइड पे। ये दो पॉइंट, ये वाला कहलाता है LI4 यानी लार्ज इंटेस्टाइन 4, और दूसरा कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन 11। तो ये दो पॉइंट जो है ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने जब भी लगाना है तो पेशेंट या तो बहुत आराम से बैठा हुआ हो या लेटी हुई हालत में हो। खड़ी हुई हालत में यानी पेशेंट खड़ा है और आपने शुरू हो गए काम, तो आप पेशेंट के साथ ज्यादती करेंगे। ये पॉइंट बहुत सेंसिटिव है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो पेशेंट प्रॉपर तरीके से रेस्ट में हो और फिर आप उसका ब्लड प्रेशर डाउन करें, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर हैमरिंग शुरू करेंगे, पंपिंग शुरू करेंगे, प्रेशर डालना शुरू करेंगे, वैसे ही ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। पेशेंट खुद कहेगा कि मुझे ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती हुई महसूस हो रही है, और वो है आपके पाँव के ऊपर पॉइंट, और वो है जो आपका फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर है, वहाँ आप एक डिप्रेशन फील करेंगे। फर्स्ट फिंगर थंब जिसको कहते हैं, थंब्स और बराबर वाली उंगली के साथ आप जब अपनी उंगली को चलाएंगे तो एक डिप्रेशन आ जाएगा। यानी आप अगर ये समझ लीजिए कि दो चीज़ें हैं तो तीन उंगलियां रखिए, यानी अंगूठा जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ तीन उंगलियां रखिए, तो तीसरी उंगली के नीचे जगह होगी ना, वही पॉइंट है। और ये लीवर 3 पॉइंट कहलाता है। और ये पाँव की बात कर रहा हूँ मैं, पाँव पे है ये पॉइंट, लीवर 3 कहलाता है। और बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है। पूरी एहतियात के साथ, ऐसे नहीं। और पेशेंट से पूछते रहें, बल्कि आप चेक करते रहें, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि इतने अच्छे रिजल्ट। तो तीसरा प्रेशर पॉइंट जो था वो लीवर 3 LIV3 था। ये डेमो हमने एक जगह किया था, बल्कि आकलाबाजी मौजूद हैं, आकलाबाजी गवाह हैं। हमारे एक वहाँ पर स्पीकर थे, प्रेजेंटर थे, तो उन्होंने खुद को पेश किया कि सर ये पॉइंट आप मुझे लगाएं। और उसके बाद वो कभी तो पानी मांग रहे थे, कभी जूस मांग रहे थे, कभी उन्हें चक्कर आ रहे थे, कभी वो गिर रहे थे, कभी वो बेहोश होने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा सिलसिला वहाँ हुआ था। अच्छा, जो यूज करते हैं ना ये पॉइंट, क्वेश्चन का चांस दूंगा, यकीनन अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन आ गया, यहीं पे बता देते हैं कि टाइम का पूछा गया है कि सर हम लोग इसे कितने टाइम के लिए देंगे। प्रेशर पॉइंट जितने हैं, इमरजेंसी प्रेशर पॉइंट, उनका टाइम 2 से 3 मिनट एनफ है। 2 से 3 मिनट प्रेशर पॉइंट के लिए, इमरजेंसी प्रेशर पॉइंट के लिए एनफ होते हैं। इसके अलावा जो प्रेशर पॉइंट है उनके लिए टाइम की पाबंदी नहीं है, बात इमरजेंसी प्रेशर पॉइंट की हो रही है। तो ये जो इमरजेंसी प्रेशर पॉइंट है ये 2 से 3 मिनट एनफ है। अब लो ब्लड प्रेशर का भी पॉइंट बता देता हूँ। लो ब्लड प्रेशर का एक ही पॉइंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं।
पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन सारे बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिससे आप ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं। जब भी मैं ऐसे करता हूं तो हमारे डॉक्टर शुजा सबीर भाई इसको रिपीट ज़रूर करते हैं। और स्पीच ऑफ थैंक्स में मैं इतना बड़ा नाम जो है वो भूल गया था, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ। और शुजा सगीर भाई की आमद का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुजा सगीर भाई हमारे जिस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं वो प्रोग्राम की जान होते हैं। तो शुजा सगीर भाई की क्लैप। लो ब्लड प्रेशर के लिए सर बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मैं खुद ही, कोई फिर मुझे कहेगा मेरे पैरों को हाथ लगाएं तो मैं, ये चूंकि हाथ पे है तो मैं खुद ही कर देता हूँ। आपने रिस्ट क्रीज पर अपनी फर्स्ट फिंगर रखी, थर्ड आपकी जो फिंगर है वो जिस जगह पर है यही पॉइंट है, और ये P6 कहलाता है, पेरिकार्डियम 6। PC6 भी कहते हैं, P6 भी कहते हैं, पेरिकार्डियम 6 कहते हैं। तो ये जो पेरिकार्डियम 6 है लो ब्लड प्रेशर का बहुत गजब का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप जस्ट दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में ये दो आपको हार्ट टेंटिकल्स फील होंगे। इन हार्ट टेंटिकल्स के बिल्कुल बीच में आप या तो 3 फिंगर रखिए और तीसरी फिंगर के नीचे वाला पॉइंट है, और या फिर आप 2 इंच ऊपर कर लीजिए, वो जो पॉइंट आएगा वही सेंटर का पॉइंट है ये। तो ये P6 PC6 पेरिकार्डियम 6 कहलाता है। और इस तरह इसके रिजल्ट्स लो ब्लड प्रेशर में कमाल के रिजल्ट होते हैं, और मैंने इससे बहुत जगह पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। मैं कहीं अब इसकी तफसील बता चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करता कि मैंने कहाँ इससे काम लिया था। देखिए, जब आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, लेकिन आपको इमरजेंसी हो गई है, तो अब आपके पास अगर ये टेक्निक्स आती हैं तो आप कम से कम अपने आप को मेडिसिन तक पहुँचने से पहले ठीक कर लेंगे, या यह कि मेडिसिन तक पहुंचने के काबिल कर लेंगे। सर क्वेश्चन का चांस देता हूं, आखिरी बात कर लूं और फिर आपको क्वेश्चन का चांस देता हूं। कलर थेरापी में भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का पॉइंट मौजूद है। कलर थेरापी में ब्लू कलर जो नेचुरल कलर है, स्काई कलर है, ये जो कलर है ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। और अगर इसे थंब पर इस जगह पर ब्लू कलर लगा दिया जाए और 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, और अगर आप रेगुलर लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त में 4 से 6 घंटे, फिर रिमूव कीजिए, दोबारा लगाइए। और ये हैबिचुअल अगर आप कुछ पीरियड के लिए हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो इससे मेंटेन हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग ट्रीटमेंट है, कुछ अर्से आपको ऐसा करना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। बात अभी बहुत सी हो सकती थी, लेकिन हाथ जो है वो राइज अप हो रहे हैं कि क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, बेचैनी हो गई है, तो क्वेश्चन का मौका। जी सर, जी सर। हाइपरटेंशन के लिए कहा गया है कि जी पॉइंट्स जो हैं वो दोनों पॉइंट लाजमी है, या एक पॉइंट से भी काम चलाया जा सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो बहुत कमाल का पॉइंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो लेफ्ट साइड के रिजल्ट्स देंगे, और वरना दोनों साइडों से काम लिया जा सकता है, दोनों हाथ काम करेंगे। लेकिन P6 जो आपका पॉइंट है वो लेफ्ट पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है राइट के मुकाबले में। तो लेफ्ट पे अगर आप देंगे तो बहुत ही तेज़ी के साथ रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन हाइपरटेंशन में जो है आप राइट या लेफ्ट दोनों बाजू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन जी, और कोई? सर डॉक्टर साहब। देखिए, क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, और वो ये है कि ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और उसके साथ प्रेशर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो क्या दोनों टेक्निक्स एक वक्त में चलती रहें? बात ये है कि इधर आपने दवा खाई है और इधर आपने प्रेशर पॉइंट भी यूज कर लिया है, तो आपने अपने साथ कुछ ज्यादती कर ली ना। आप दोनों के दरमियान मुनासिब गैप करके टेक्निक्स को यूज करेंगे। आपने पहले मेडिसिन खा ली है तो आप कम से कम 1 घंटे का वक्फा कीजिए, और उसके बाद जो है आप प्रेशर पॉइंट दे लीजिए। प्रेशर पॉइंट एक वक्त आएगा कि आपकी मेडिसिन को रिड्यूस कर देंगे,
ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लीजिए, कोई है तो। जी जी जी। हाइपरटेंशन के पेशेंट जो है वो इस थेरेपी को दिन में कितने टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉमनली 3 दफा तो यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत इमरजेंसी है किसी भी वजह से, मतलब उसने कहा कि नमक तेज है तो क्या हुआ, आज खाना तो बाहर से आया है, खा लेते हैं, और ब्लड प्रेशर गया है, बहुत ही ज़्यादा शूट हो गया है, तो अब आप 3 से ज़्यादा दफ़ा भी जो है उसे यूज कर सकते हैं। जी जी जी, पीछे से एक हाथ उठा था जल्दी से प्लीज। जी जी आपने कहा था कि कार्बोवेज यूज करें, इसलिए ऑक्सीजन की कमी पूरी हो। जी 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 जी। अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज कर ले। अच्छा बैठिए प्लीज। देखिए, हम इस वक्त जो मुखातिब हैं वो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स से, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल क्लिनिक्स पर आमतौर पे नहीं करते। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर आप वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट ऑक्सीजन ही यूज कर लें, भाई जब आपने ऑक्सीजन यूज कर ली तो ऑक्सीजन का जो काम आपने मेडिसिन में लेना था उसकी जरूरत बाकी नहीं रही। आपको प्यास लगी थी, आप पानी की जगह शरबत पी चुके, तो आप पानी पीने की जरूरत बाकी नहीं रहती। इमरजेंसी में कैम्फर काफ़ी है, उसको रेगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हैबिचुअल है पेशेंट तो फिर कार्बोवेज की सपोर्ट ले लें, जेलसीनियम की सपोर्ट ले लें। थैंक यू थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हर महीने हमारे कॉलेज जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।